हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आज हम प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों और उसका प्रस्तावना में क्या अर्थ है, किस उद्देश्य से इस शब्द को जोड़ा गया, वह जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया और उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी एक है। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया और उसके बाद धीरे धीरे कई देशों ने अपने संविधान में इसे सम्मिलित कर लिया। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए एवं पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित है। तो यह आपका है प्रस्तावना, ये संविधान का एक सार है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है भारत के संविधान में, ये भी हम आगे जानेंगे। आइए जानते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द। संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ है? यानी कि संप्रभु शब्द का आशय है भारत ना ही तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 200 सालों तक अंग्रेज के गुलाम रहे, परंतु 1947 की आज़ादी के बाद प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द जोड़ा गया, जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया कि भारत ना तो किसी देश पर आश्रित है और ना ही किसी अन्य देश का वह डोमिनियन है, यानी वह पूर्ण स्वतंत्र है और इसके ऊपर और किसी शक्ति नहीं है। अब भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है। समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद क्या है? यानी राज्याश्रित समाजवाद भी इसे कहा जाता है। तो भारत का जो समाजवाद है, जो समाजवाद शब्द, वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी हमारे भारत में किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होगी। तो भारत के संविधान और यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति है जनता। आइए आगे जानते हैं हम। ये हो गए 4 शब्द। अब हम कुछ और बातों को जानते हैं। लोकतंत्र। लोकतंत्र जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आइए समझते हैं इसे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, ये देखिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। जैसे हम अपने नेताओं को चुनते हैं, हम डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं चुनावों के माध्यम से और फिर वह शासन चलाते हैं। इसे अप्रत्यक्ष शासन कहते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र का क्या अर्थ है, देखिए ये समझिए। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जाता है, राजशाही और गणतंत्र। आइए राजशाही व्यवस्था पहले समझते हैं। राजशाही व्यवस्था वह होती है जिसमें राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी, जैसे हमारे यहाँ पहले भी होता था कि हम पे शासन कोई राजा करता था और उसके बाद उनके पुत्र शासन करते थे, तो इसे हम राजशाही व्यवस्था कहते हैं। परंतु अब ये भारत में नहीं है। अब भारत में क्या है, गणतंत्र व्यवस्था है। गणतंत्र व्यवस्था में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तय सीमा के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख यानी भारत के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उनका जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो भारत में गणतंत्र व्यवस्था है। तो ये आपने गणतंत्र को जाना। गणतंत्र जो है यह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का मतलब है कि राजा रानी या उनके पुत्र शासन करेंगे और गणतंत्र व्यवस्था में होता है कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम अपने किसी सत्ता को, किसी पार्टी को चुनते हैं और उसके प्रमुख जो होते हैं वह शासन करते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। न्याय, आइए देखते हैं न्याय क्या है। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल किया गया है। न्याय का अर्थ है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए समान व्यवहार किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय में होता है कि अब हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय देखते हैं। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि पहले अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव होता था, अब इस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। ये हमारा आर्थिक न्याय है। तो देखा आपने, न्याय 3 तरह के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और अगला देखते हैं हम राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है, देखिए। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब नौकरी के लिए या वह सत्ता में जाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है या कोई भी कार्य करना चाहता है, शासन सरकार में आना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार पद धारण कर सकता है। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। इनकी सुरक्षा जो है वह मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए किया जाता है। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है और यह हमारे जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। आइए देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा
साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि पहले हमें भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं थी, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, इन सभी को समाप्त कर दिया गया है। मतलब लोगों की जो गतिविधियां हैं उस पर अब कोई रोक टोक नहीं है और सभी को विकास के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यह स्वतंत्रता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। तो हमारी जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व का आदर्श है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आइए देखते हैं अब समता। समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध, इसे कहते हैं समता। किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। बंधुत्व, बंधुत्व का क्या अर्थ होता है? यानी कि भाईचारे की भावना। संविधान जो है एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब कि समाज का कोई भी वर्ग, किसी भी जाति धर्म का है, सभी को एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारतीयता की। आइए आगे देखते हैं। बंधुत्व को जो है दो बातों से सुनिश्चित किया जाता है। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। तो बंधुत्व में दो बातें शामिल हैं, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी आपको मैं बता चुकी हूँ, धर्मनिरपेक्ष बता चुकी हूँ और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के संविधान संशोधन में। ये 42वां संविधान संशोधन था। तो ये था भारत की प्रस्तावना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।